लोचन भैया इतने साल से ही हवेली में हैं, आज पहली बार अदालत जाना पड़ रहा है। बच्चे भैया आज उनकी रिहाई हो जाएगी ना? देखिए हमको तो बहुत घबराहट हो रहा है। क्या डर लग रहा बहुत। साले साहब कहाँ अदालत जा रहे हो? हाँ साले साहब, आज छोटे बाबू की सुनवाई है, आप आ रहे हैं ना अदालत में? मैं तो चाहता हूँ कि मैं अदालत आऊँ, लेकिन वहाँ नहीं आ सकता। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि छोटे बाबू की रिहाई जितनी जल्दी हो सके हो जाए। मैं क्या लोचन भैया आप चलो ना वहाँ पे, चलो चलो। साले साहब छोटी बहू रानी अकेली है, रो रो के हलेकान हो रही है, अपनी जान दे रही है। हो सके तो आप थोड़ा सी उनको देख लीजिएगा। हैं? साले साहब हम चलते हैं। केस नंबर 317/37 स्टेट वर्सेस कौस्तमणि चौधरी। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। कौस्तमणि चौधरी हाजिर हो। कौस्तमणि चौधरी, अदालत की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी आस्तीनें नीचे कीजिए और कुर्ते का बटन भी ठीक कीजिए। इस दफे मैं आपको माफ कर दे रहा हूं, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है। जबरदस्ती लगान वसूल करना, लोगों की जमीन हड़प लेना, गरीबों पर जुल्म करना, उनके घरों में आग लगा देना और घर की पत्नी के अलावा बाहर रखेल रखना इन लोगों का शौक रहा है मिलॉर्ड। माफी चाहता हूं। अदालत के कटघरे में खड़े ये कौस्तुभमणि चौधरी, जिन्हें लोग छोटे बाबू के नाम से जानते हैं, दरअसल ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। ये एक बहुत बड़े जमींदार के रूप में जाने जाते हैं और इनकी रखेल का नाम है चुन्नी बाई। ये छोटे बाबू रंगीन मिजाज, शौकीन मिजाज, एक अय्याश किस्म के इंसान है मिलॉर्ड। पैसा तो रहा नहीं, लेकिन अय्याशी रह गई। और उधर चौधरी परिवार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और ये बात ये सब लोग जानते हैं। इसीलिए कुछ महीनों से छोटे बाबू चुन्नी बाई का खर्च नहीं उठा पा रहे थे मिलॉर्ड। और दूसरी तरफ चुन्नी बाई जहां सिक्के गिरे वहां उसकी पहल बजी, तो मजबूरन उसे छोटे बाबू का हाथ छोड़कर किसी और का हाथ थामना पड़ा। और वो हाथ था नाटू दत्त बाबू। छोटे बाबू को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। नतीजा, उन्होंने नाटू दत्त बाबू को जान से मारने की कोशिश की और साथ ही चुन्नी बाई को भी मारने की कोशिश की मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैं अपने फाजिल दोस्त की बात से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। ये बिना कुछ सोचे, बिना समझे और बिना ही किसी सबूत के मेरे मुवक्किल पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड।
सबूत खुद चुन्नी बाई हैं मिलोड, और इसीलिए मैं चुन्नी बाई को एक गवाह की हैसियत से अदालत के इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। चुन्नी बाई हाजिर हो। आप हैं मशहूर तवायफ चुन्नी बाई। तुम छोटे बाबू को कब से जानती हो? मैं 14-15 साल की थी तब मेरी माँ गुजर गई थी। उसके बाद छोटे बाबू ने ही मुझे सहारा दिया। अच्छा, 5 अप्रैल की रात को जब यह हादसा हुआ, उस समय छोटे बाबू कहाँ थे? मैं नाटू दत्त बाबू के लिए नाच रही थी। नाचते नाचते मेरे पैर लड़खड़ाए और मैं जाम भरे कांच के गिलास पर जाकर गिर गई, और उन कांच के टुकड़ों से मैं जख्मी हो गई। उस समय छोटे बाबू क्या कर रहे थे? जहां तक छोटे बाबू का सवाल है, छोटे बाबू वहां थे ही नहीं। चुन्नी बाई, क्या बकवास कर रही हो तुम? ऑर्डर ऑर्डर। क्या कर रहा है नाटू? चुन्नी बाई, सबकी ये कढ़ाई पर पानी फिर दिया इसने। चुन्नी बाई के बयान से साबित होता है कि कौस्तामणि चौधरी बेगुनाह है, इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। बधाई हो बदले बाबू, बधाई हो। अरे मैंने कहा था ना भाई। मुझे छोटी चाची के लिए बहुत चिंता हो रही है। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मैं बाहर गया ही क्यों। छोटे चाचे की वैसी इतनी तबीयत खराब है, पता नहीं उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। इस दरोगा के बच्चे की इतनी हिम्मत, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। मजले चाचा ने दरोगा को समझाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चारू, हमारे खानदान का कोई भी मर्द आज तक थाने तक नहीं गया है। ये अदालत तो बहुत बड़ी बात हो गई। अरे हम तो किसी से नजर मिलाने के लायक तक नहीं रहे, और मैं जानता हूं इसका जिम्मेदार कौन है। इस सब का जिम्मेदार वो नाटू दत्त है, और इस नाटू दत्त को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। आप शांत हो जाइए, देखिए, हिम्मत रखिए, भगवान सब ठीक कर देगा। आप अपनी इस भक्तनी को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपने मेरे स्वामी को सकुशल मेरे पास वापस नहीं लौटाया ना, तो मैं यहीं आपके चरणों में भूखी प्यासी पड़ी रहूंगी। तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगी जब तक आप मेरे स्वामी को
मेरे पास नहीं लौटाते थे। छोटी बहुरानी, बड़ी माँ, हे, छोटे बाबू आ गए, मजली मालकिन, छोटे बाबू आ गए, छोटी बहुरानी, छोटे चाचा आप ठीक है ना? छोटे चाचा, मैं भी छोटे चाचा को खबर करता हूँ। छोटे, दिल छोटा मत करो, जाओ अपने कमरे में आराम करो। छोटी बहुरानी, छोटे बाबू हवेली में आ गए। क्या छोटे बाबू वापस आ गए? हे यशोदा दुलाल, तूने मेरी लाज रख ली। तूने मेरे स्वामी को सकुशल मेरे पास लौटा दिया। बैठिए। यशोदा दुलाल की कृपा से आप ठीक ठाक लौट आए। आप कुछ खाएंगे? हाँ? छोटी, मुझे अकेला छोड़ दो। आपको अच्छा भोजन भी- बस कुछ तो खा लीजिए। आप रहने दीजिए दीदी, आप नहीं समझती। मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। हाँ, मैं भोजन लाती हूँ दीदी। छोटी, उसे अकेला छोड़ दे, आराम करने दे। आई बड़ी माँ, यहाँ पे। छोटे, छोटे, हाय राम, कितना कितना कमजोर हो गया है तू। खाना वाना ठीक से नहीं मिला होगा उधर। छोटे, छोटे, उन लोगों ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी ना? हाँ? दरोगा ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी? तेरे साथ कोई बुरा व्यवहार तो नहीं किया? बड़ी दीदी, जो भी हुआ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अब छोड़िए इन बातों को। तू चुप रह। छोड़िए इन बातों को, उसे छोटी को आराम करने दीजिए। छोड़िए ना, उन दोनों को अकेला छोड़ देते चलिए। मुझे पूछने दे मजली, तुझे क्या मालूम? चुप रह मजली, मैं तो पूछूंगी। हरामजादी, हमारा खाती है और हमारे खिलाफ बोलती है। तेरी वजह से छोटे बाबू छूटे आज। तेरी वजह से हमें नीचा देखना पड़ा। तेरी वजह से हमारी सबकी एक कढ़ाई पर पानी गिर गया। तेरी वजह से चुने, तू जानती नहीं है तूने किसके साथ दुश्मनी मोल ले ली है। नाटू दत्त नाम है मेरा। तुम्हें के लिए मोहताज कर दूंगा तुझे। एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दूंगा। माफ कर दीजिए मुझे। माफी नहीं, बल्कि अब ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी तू। हुजूर ये नादान है, सच जानिए इसमें इसका कोई कसूर नहीं। चुप कर दल्ले। कसूरवार होने के बाद भी तू उसे बेकसूर ठहरा रहा है। मैं सच कहता हूँ हुजूर, कटघरे में आकर चुन्नी घबरा गई थी। मैं डर गई थी हुजूर। कोई और होता तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। लेकिन हम तेरे टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे, बल्कि तुझे टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज कर देंगे। यही सजा है तेरी। मोहताज कर देंगे हम तुझे। हुजूर आज चल दल्ले,
चुन्नी, चुन्नी तुम ठीक तो हो ना? हाँ? वृंदावन, क्या ये सच है कि हम टुकड़े टुकड़ों के मोहताज हो जाएंगे? चुन्नी, ये तो बात की बातें हैं। खैर मनाओ कि जान बच गई। ये सब मेरे बाबू की सजा है। मैंने छोटे बाबू के साथ बेईमानी की, उसी की सजा मुझे मिलेगी। चलो अच्छी बात है, छोटी बहू को खुशी तो नसीब हुई। बंसी, छोटी बहू क्या मुझे याद करती है? सच कहूं साले साहब, छोटी बहू रानी को छोटे बाबू मिल गए ना, तो सब कुछ भुला बैठी है, सब कुछ भुला बैठी है। उसको अब कुछ याद नहीं रहा, कुछ याद नहीं रहा। छोटी बहू को छोटे बाबू मिल गए और जवा को सुपवित्र। अब मैं यहां क्यों रह रहा हूं और किसके लिए? आप इतने खामोश क्यों हैं? अपने दिल पर इतना बोझ मत लीजिए। जो कुछ भी हुआ उसे एक भयानक सपना समझकर भूल जाइए। मैं आपको इतना दुखी नहीं देख सकती। आप हंसते बोलते कितने अच्छे लगते हैं। मैं आपको इस तरह मायूस नहीं देख सकती। आपको याद है जब मैं आपके लिए पहली बार नाची थी तो आप कितना खिलखिला के हंसे थे? मैं आपके लिए फिर उसी तरह नाचूं? ठीक है, अगर आपका दिल और दिमाग अब तक जान बाजार में है तो फिर मैं चुन्नी बाई को बुलवा देती हूँ और वो आपके लिए। नाम मत लो उसका, आज के बाद उसका जिक्र भी मत लाना अपनी जुबान पर। उसका नाम और शक दोनों से नफरत हो चुकी है मुझे। देखिए, इसे यहाँ से तोड़वाना है और तोड़वा के इसे वापस प्लास्टर करवाना है। ठीक उसी ढंग से इधर भी करवाना है। आइए मैं आपको और काम दिखाऊंगा। भाई, मुझे आप जैसा ईमानदार, मेहनती और अनुभवी इंसान ही जरूरत है। ये तीनों गुण तो मैं धर्मदास जी के मुझे सुन ही चुका हूँ। आज से आपकी नौकरी पक्की। आज से मैं आपको ओवरसीयर नियुक्त करता हूँ। अरे मुबारक हो भूतनाथ बाबू। जी, ये सब आपकी और सुवेने बाबू की मेहरबानी की वजह से। ये एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। ये तो बहुत ही गलत बात है। जी, मैंने कुछ गलत कह दिया? बिल्कुल। अरे भाई, जिसने आपको नौकरी पे रखा उसका कोई जिक्र ही नहीं। जी, आपका भी धन्यवाद। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। बस आप मेहनत से काम किए जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। भाई, मैं भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज से आपकी तनख्वाह होगी 15 रुपए।
जी 15 रुपए? हाँ, कम है? नहीं, मेरा मतलब बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ भाई, अब आपको भूतनाथ बाबू से ओवरसियर बाबू बनना होगा। जी मैं समझा नहीं। अरे भाई, आपको ये धोती कुर्ता त्याग कर पतलून और बुशर्ट में आना होगा। कमीज पतलून? हाँ, आप घबरा क्यों रहे हैं भाई? मैं आपको पूरे महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दूंगा। बस आज आप जाके किसी भी दर्जी के यहाँ अपने कपड़े सिलवाने डाल दीजिए। सुलेमान, सुना कुछ? क्या भाई? हमारे नए ओवरसियर बाबू आए हैं। अरे नए आए या पुराने, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो रोज की मेहनत करनी है और दिहाड़ी लेनी है। बिल्कुल सही कहा भाई। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है। ऐसा लगता है जो मकान अपने हाथों से बनाया उसे अपने ही हाथों से तोड़ दे। भला वो क्यों? और नहीं तो क्या। अरे भाई, कहने को तो हम मकान बनाते हैं और खुद बेघर हैं। दूसरों को छत देते हैं और खुद खुले आसमान के नीचे सोते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हो तुम। ये ईंट पत्थर का मकान बनाते बनाते इन साहब लोगों का दिल भी पत्थर का हो गया है। 3 दिन अपनी बीवी की बीमारी की वजह से काम पे नहीं आया तो पूरे 5 रुपए काट लिए। अरे छोड़ो भाई, हम गरीबों की गुहार तो ऊपर वाला भी नहीं सुनता। ये साहब लोग क्या सुनेंगे? सरकार, माँ जी आ गई। क्या माँ आ गई? प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा। कैसी हो? ठीक हो बेटा। माँ, पिताजी के देहांत के बाद हमने आपसे कहा था कि आप तीर्थ यात्रा से वापस जल्द लौट के मत आइएगा। फिर आप इतनी जल्दी क्यों आ गई? पति की आत्मा की शांति के लिए मैं तीर्थ गई थी। सोचा था पति के जाने के बाद मेरा जीवन तो व्यर्थ है, बाकी का जीवन भगवान के चरणों में बिता दूंगी। मगर पुत्र का मोह मुझे वापस खींच लाया। माँ, आप तीर्थ यात्रा पे वापस चली जाइए। कुछ दिनों के लिए भुला दीजिए पुत्र मोह को। हमारा मकसद कामयाब होते ही हम खुद आपको वापस लेने आएंगे। बेटा माँ से अलग रह सकता है, मगर एक माँ अपनी बेटे से कैसे अलग रहे? माँ तुम समझती क्यों नहीं हो? माँ, तुम्हारी ये सूनी मांग, तुम्हारी ये सफेद साड़ी हमें हर पल इस बात का एहसास दिलाती रहती है कि हमारे पिता का हत्यारा अभी तक जिंदा है। मां, अगर तुम हमारे सामने रहोगी तो हमारा खून हमेशा खौलते रहेगा और हम अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएंगे और हमारे हाथों मछली बाबू का खून हो जाएगा। और ये हम नहीं चाहते। एक पल में अगर उन्हें मारना होता तो हम उन्हें कब का मार चुके होते, लेकिन हम उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं, उन्हें बर्बाद कर देना चाहते हैं, उनकी वो हालत करना चाहते हैं कि वो खुद मौत मांगे, लेकिन उन्हें मौत भी नसीब ना हो। बेटा, होनी बलवान होती है, उसे टालना इंसान की बस की बात नहीं होती। हो सकता है तेरे पिता की मौत ऐसे ही लिखी हो। नहीं मां, नहीं। मेरे पिता की मौत लिखी जरूर गई थी, लेकिन उसे लिखने वाला था वो मजले बाबू। हवेली के वो सारे लोग जो मेरे पिता के दुश्मन थे, अब मेरे दुश्मन हैं। बदले की भावना ने तुम्हें पागल बना दिया है। हाँ, पागल हो गया हूं मां, मैं पागल हो गया हूं। मैं जानती हो क्यों? ये देखो, जानती हो क्या है मां? ये मेरे पिता की अस्थियां हैं और मैंने कसम खाई है मां, जब तक अपने पिता की मौत का बदला न ले लूं, जब तक उनके हत्यारों को सजा न दे दूं, मैं इसे गंगा में विसर्जित नहीं करूंगा। नहीं बेटा, अस्थियों को इस तरह रखना पाप है। बेटा, तेरे पिता की शांति के लिए इसे विसर्जित कर दे बेटा। नहीं मां, नहीं। मेरे पिता की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनके हत्यारे मरेंगे। अरे बेटा,
तेरे सिवाय हमारे और कौन है? अगर तुझे कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटे, दुश्मनी की आग में दोनों घर जलते हैं, दोनों घर बर्बाद होते हैं। अपनी माँ का कहना मान ले बेटा, खत्म कर दे इस दुश्मनी कभी को। नहीं माँ, ये दुश्मनी हवेली से शुरू हुई थी और मुझे कसम है अपने स्वर्गवासी पिता की कि मैं इस दुश्मनी को हवेली में ही खत्म करूंगा। बेटा, मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इस दुश्मनी को? मैं उनसे बात करूंगी। जी सुनिए। सुनने की फुर्सत नहीं है जी, मुझे कपड़े सिलवाने हैं। यहाँ कपड़े ही सिले जाते हैं, जूते नहीं बनते। कहिए, आपको क्या सिलवाना है? जी, मुझे बुश शर्ट और पैंट सिलवानी है। ठीक है, सामने आइए। क्यों? अरे साहब, अगर नाप नहीं लूंगा तो कपड़े कैसे सिलूंगा? लीजिए लीजिए, ये कपड़े पूरे हैं? हाँ, पूरे 5 गज है। अच्छे से लीजिए। हाँ जी। हाँ, और अच्छा सिलाई। हाँ जी। कितने दिन में सिलेंगे? यही कोई 10 से 15 दिन। इतने दिन क्यों? लगता है पतलून बुशर्ट पहली दफा सिलवा रहे हैं। जी हाँ, पहली दफा सिलवा रहे हैं। लेकिन मास्टर जी, एक बात कह दूं मैं आपको, आप पूरे कलकत्ता शहर में काफी मशहूर हैं। आपके कारीगरी के चर्चे शहर के हर एक जगह पे होते हैं। हाँ, तो भी जादू है, जादू। जिस दुकान से मास्टर जी मैंने कपड़े खरीदे थे ना, वो भी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर कपड़े सिलने हैं तो वहीं एक ही शख्स, वो हैं आप। इसीलिए तो लोग दूर दूर से सिलवाने आते हैं। वो तो है, मेरे भी अच्छे से सिलाना। हाँ, लेकिन पता नहीं ये अंग्रेज लोग हमारे देश में क्यों आए। आए तो आए, अपना पहनावा भी साथ ले आए। मास्टर जी, मेरे कपड़े कब तक होंगे? अरे कहा ना 10 से 15 दिन। एक कहो ना, 10 या 15? 15 दिन। 15 दिन। और इसके पैसे कितने होंगे? 3-4 पैसे ले आना। फिर वही 3 या 4? अच्छा, 3 पैसे। अब जाओ। 3 पैसे और 10 दिन नहीं, 15 दिन। करूं पाप मन से अविचार किसी के ऊपर, दिया लोभ से पर को दुख जो। दिया लोभ से पर को दुख जो। दिया लोभ से पर को दुख जो, हुआ त्रास से विमुख जो, पर की पीड़ा से सुख जो पाया हो क्षण पर। पर की पीड़ा से सुख जो पाया क्षण पर। अति सुंदर। अरे बिटिया, ये कविता तो तू गा के सुनाया करती थी ना? हाँ। नमस्ते सुवने बाबू। नमस्ते भूतनाथ, आओ बैठो बैठो। अरे भाई, इसमें क्या है? ये मिठाई है, रसगुल्ले। आपके कहने पर मुझे रूपचंद जी के यहाँ नई नौकरी लगी है। मुबारक हो। शुक्रिया। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। पता है, उन्होंने मुझे ओवरशियर के ओहदे पर रखा है। अब 15 रुपया पेज की तनख्वाह भी दी है। भाई वाह, तब तो मैं मिठाई जरूर खाऊंगा। हाँ हाँ, आपको खाना ही होगा। पिताजी, आप मिठाई नहीं खाएंगे। क्यों? डॉक्टर बाबू ने मना किया है ना। अरे बेटा, डॉक्टर बाबू तो हर चीज के लिए मना कर देते हैं। हाँ, एक खाइए ना। हाँ, खाने दो ना। नहीं पिताजी, आप मिठाई नहीं खाएंगे और आप भी इन्हें जबरदस्ती नहीं करेंगे। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। बेटा, आज चाय से काम नहीं चलेगा। अरे भाई, इतनी अच्छी खबर सुनी है, ऊपर से भोजन का समय हो रहा है। भूतनाथ बाबू, आज आप हमारे यहाँ ही खाना खाइए। क्यों बेकार में परेशानी? रहने दीजिए ना। इसमें परेशानी की क्या बात है? वैसे भी जबा ने आज बहुत कुछ बनाया है ना बिटिया? क्या बनाया? चिंगड़ी की मलाई करी। सुना, चिंगड़ी की मलाई करी। चिंगड़ी की मलाई करी मुझे बहुत पसंद है। और जो खीर बनी है वो पसंद नहीं है? वो भी पसंद है,
इसे खाने की हर चीज पसंद है। मैं खाना लगाती हूँ। जा बेटा, आओ यहाँ बैठो। अब बताओ, कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत अब ठीक है। समझ में नहीं आ रहा आपके एहसान कैसे चुका पाऊंगा। अरे भूतनाथ बाबू, इसमें एहसान चुकाने की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। वैसे भी ब्रज रखाल बाबू से मैंने वादा किया था, याद है ना तुम्हें? अब मेरे तो 2 ही कर्तव्य बचे हैं। एक तुम्हारी नौकरी, वो तो हो गई पक्की, और दूसरा जबा का ब्याह। सुविनय बाबू, बहुत सही समय पर नौकरी लगी है। बड़े कष्ट में दिन गुजर रहे थे। अब जब ये नौकरी लगी है, जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, समझ में नहीं आ रहा संभाल पाऊंगा या नहीं। अरे भूतनाथ बाबू, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्यों नहीं संभाल पाओगे भाई? बड़ा आसान काम है। और रूपचंद बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं। घर बनाने का कारोबार है उनका। भवानीपुर में वकीलों और बैरिस्टरों के लिए घर बनवाते हैं। वो तो तुम बड़ी आसानी से कर पाओगे। ये मिठाई देना जरा। मिठाई दो ना। नहीं, अरे अच्छा बात चिल्लाएगी। नहीं चिल्लाएगी, डांटेगी। अरे नहीं डांटेगी। खोलो खोलो खोलो। सुविनय बाबू, खानों अरे कुछ नहीं होता। हाँ, और रूपचंद बाबू की मैं बात कर रहा था ना। हाँ, तो वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और वाह, तुम भी खाओ। नहीं, खा लो। मैं और खाता हूँ। नहीं, एक और वहाँ पे अगर तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ हुई ना, तो मेरे पास चले आना, मैं बात कर लूंगा उनसे। वो संकोच बिल्कुल मत करना है। मैं समझ गया। समझ गए ना? आपके आशीर्वाद से सब ठीक ही होगा। अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। खाओ खाओ। आप भी अभी बस अभी सुनो, हर महीने आना भाई। 15 रुपए तुम्हारी तनख्वाह है। आना भी और मिठाई भी लेते आना। मुझे बड़ी अच्छी लगती है। पिताजी, पिताजी चलिए, खाना लगे। ये जब खाओ। नहीं खाओगे? बाद में खाएंगे। चलो खाना खाते हैं। चलिए, आप आगे चलिए। हाँ। अरे बंसी, अरे साले साहब आइए। कैसे हो? बस ठीक हूँ, नौकरी बजा रहा हूँ। गमछा कहाँ है तुम्हारा? गमछा ये है ना कमर में गमछा। अच्छा, ये तो बहुत पुराना हो गया है। हाँ, नया होना चाहिए। होना तो चाहिए साले साहब। अरे आप यकीन जानो साले साहब, हम कब से सोच रहे थे कि ऐसा लाल गमछा खरीदेंगे। देखा तुमने सोचा और मैं ले आया। बहुत बहुत धन्यवाद। बंसी, मुझे नौकरी मिली है। अरे साले साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। बंसी, छोटी बहू कैसी है? छोटी बहू रानी? छोटी बहू रानी बहुत खुश है, बहुत खुश है साले साहब। अच्छा, अपने छोटे बाबू को पाकर अपना सारा सुध बुद्धि खो बैठी है। अच्छा, हम जाते ही और हम आपकी नौकरी की खबर छोटी बहू रानी को दे देंगे। हाँ बुलदर जी, आप शायद जानते नहीं हैं, हम आपको बताते हैं। हमने अपने बाप की चिता पर कसम खाई थी कि जब तक हवेली के एक एक इंसान को खत्म ना कर दें, हम चैन से नहीं बैठेंगे। बदला तो आपका जरूर पूरा होगा नाटू दज्जे। रही हवेली की बात, तो हवेली अब बर्बादी के कगार पर करीब करीब पहुंच चुकी है। मछले बाबू का वो थप्पड़ मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। हर वक्त उन्होंने मुझे नीचा दिखाया है। मेरा मान क्या है? दुश्मन तो मैं भी हूं उनका, लेकिन सिर्फ एक जगह मैं कमजोर पड़ जाता हूं, और वो है अपने दामाद जी की वजह से। बर्बाद तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि मेरे दामाद पर कोई आंच ना आए।
अब ये देखना तो आपका काम है हबुलदत जी। हाँ, ये बात तो तय है कि अगर आपका दामाद हमारे रास्ते में आया तो हम उसे खत्म कर देंगे। मैं उसे समझाने की कोशिश तो कर रहा हूं। कैसे व्यवसायी हैं आप हबुलदत जी, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अपने दामाद और अपनी बेटी को उस घर से अलग कर दीजिए। वही तो मैं सोच रहा हूं, वही सोच रहा हूं मैं। सोचिए मत हबुलदत जी, वक्त नहीं है, कर गुजरिए। भूल गए अपनी बेइज्जती को, उस थप्पड़ को? बदला लेना या नहीं लेना उसका? और हमें भी तो अपने बाप के कातिलों से बदला लेना है। हे भगवान, ये सब तो खून खराबी में उतर आए हैं। क्या करूं? क्यों ना हवेली जाकर बड़ी माँ से मिलूं, जरूर वो कोई हल निकालेगी। आप इतने उदास क्यों हैं? देखिए ना, आपके आने से हवेली में खुशियां मनाई जा रही हैं। सब नाच घर में जमा हो रहे हैं। आप नहीं जाएंगे? चले जाइए, तबीयत बहल जाएगी। देखो छोटी बहू, अगर कोई हमारे बारे में पूछने आए तो कह देना कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, नहीं जाना चाहते तो मत जाइए। मैं आपके लिए यहीं जाम बना देती हूँ। क्या हुआ? हम शराब नहीं पिएंगे। क्या? आप शराब नहीं पिएंगे? हाउ डू यू डू? अरे दो हाउ डू यू डू बोलो। हाउ डू डू नहीं, तुम कभी विदेश नहीं आ सकते। ये क्या है? हाँ, ये मुझे नई नौकरी लगी है ना, तो इस कारण मैंने मिठाई लाई है। मैं मिठाई खाता नहीं, ये अपनी भाभी को खिलाओ, मुझे शराब पिलाओ। वो तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे कलकत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ? तुम तो बड़े हो गए। जब और छोटी बहू को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो तुम। हाँ, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करो, चाहे देश छोड़ना पड़े करो। पैसा कमाओ जैसे मैं करता हूँ, कुछ भी करो। पियोगे शराब? मैं नहीं पीता। कुछ भी करो। मुझे क्या पता नहीं तुम क्या करते हो, मुझे सब पता है। तुमने शादी इसी के लिए की थी ताकि ससुर का सब पैसा अपना खुद का हो। क्या करें, तुम्हारे साथ हम भी बड़े हो गए हैं। मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूँ। एक शादीशुदा अंग्रेजन को मैंने फांस लिया है। फांस लिया है?
अरे हम साथ हैं अब। साथ हैं? चिल्ला के कहूं? एक साथ हैं हम। एक साथ? मतलब तुम लोग एक साथ रहोगे? हाँ, शादी भी करेंगे हम। नहीं नन्ही, भाभी का क्या होगा? छोड़ देंगे इसे। नहीं भाभी आ जाएगी। नन्ही तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं मैं। तुम भाभी को नहीं छोड़ सकते। अरे छोड़ रहा हूं मैं, लेकिन अंग्रेजों को ये नहीं पता कि मैं भी शादीशुदा हूं। अंग्रेजों को पता नहीं तुम शादीशुदा हो, लेकिन वो खुद शादीशुदा है। नन्ही क्या कर रहे हो तुम? अगर उसके पति को पता चल गया तो? अच्छा है ना? क्या अच्छा है? उनकी शादी टूट जाएगी, तुम मत पियो, और मेरा रिश्ता कायम हो जाएगा, और मैं चले जाऊंगा उसके साथ। छी 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 नन्ही, तुम्हारी सोच कितनी गंदी हो गई है। छी। अरे नन्ही बाबू नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। नन्हे का? नन्ही बाबू होंगे कहीं। मैं देखता हूँ, आप तब तक बैठिए ना नाच घर में। मैं वहाँ पे क्या करूँगी? बंसी जी वो अरे सिंधु, नई दुल्हन कहाँ है? ऊपर बाग गुटी खेल रही है। तब तक जरा इनको बैठाना। हाँ जी, आप आइए मेरे साथ। आइए, चलिए ऊपर चलिए। नन्ही बाबू आप बैठिए नाच घर में, मैं खुद देखता हूँ उनको। हैं? के बहू को छिपा कर रखो, देखो पकड़ लूं। क्या? नन्हे बाबू कहाँ? हाँ? नन्हे बाबू कहाँ? नन्हे बाबू कहाँ? होंगे कहीं। वाह 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 वाह, होंगे कहीं, होंगे कहीं। अरे नन्हे बाबू आइए आइए, हमारे साथ बैठिए, शामिल होइए, आइए आइए। अरे एक जाम हमारे हाथ का भी पी लीजिए। लीजिए भूतनाथ, मुझे तुमसे जरूरी काम है। हाँ बोलो ना। जो बातें मैं बोल नहीं सकती, वो सब मैंने इस खत में लिख दिया है। क्या लिखा है इस खत में? तुम पढ़ोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। अगर उन्हें पता चल गया तो उन्हें शक हो जाएगा। शक हो जाएगा? हाँ। मैं समझा नहीं। तुम पढ़ोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। तुम इसे रख लो। आखिर ऐसा क्या लिखा है खत में? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? ऐसा करता हूं, किसी एकांत जगह में जाकर पढ़ता हूं।
भूतनाथ बाबू, एक आप ही हैं जिससे मैं अपने दिल का हाल बयां कर सकती हूँ। मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, मगर मैं किसी और के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहती। तुम नहीं जानते कि हवेली के खिलाफ कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इस षड्यंत्र में शामिल है नन्हीलाल, हाबुल दत्त और नाटू दत्त। ये हवेली को बर्बाद करना चाहते हैं। नन्हे बाबू को अपने बातों के जाल में फंसाकर उनके जाली दस्तखत ले लिए। उसके जरिए कभी भी हवेली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सारी बातें मैं तो नहीं कह सकती, ना ही तुम कह सकते हो, मगर आने वाले खतरे से उन्हें अवगत तो करा सकते हो, ताकि ये लोग इनसे बचकर रहे। आज तक तो सिर्फ शक था मुझे कि तुम्हारे भूतनाथ के बीच में कुछ है। हाँ? बताओ क्या है? हाँ? चिट्ठी किसको लिख रही थी तुम? हाँ? चिट्ठी किसको लिख रही थी? हाँ? और चिट्ठी में क्या लिखा था? बोलो, चिट्ठी में क्या लिखा? हाँ? मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। हाँ? तो क्या था वो? क्या था वो? अब ये जो बड़े लोग हैं ना, ये हमारी बात सुनना तो बहुत दूर की बात है, हमको मुंह भी नहीं लगाएंगे। लेकिन बंसी, ये बात हम छोटी बहू को बता सकते हैं। अरे साले साहब, छोटी बहू को अपने नशे से फुर्सत नहीं है, वो हमारी बात सुन के क्या करेगी? लेकिन बताना अपना फर्ज है, किसी को तो बताना हमारा कर्तव्य है ना। एक छोटी बहू ही तो है, और किसको बताएंगे हम? साले साहब देखिए, जो होना है वो के रहे। हमारा तो ये कहना है कि आप ही बचने में ना ही पड़िए, ना पड़िए। चिंता तो जहां मजली बाबू आ गए। कौन? जी सरकार, मैं बंसी। इतनी रात हो गई, तुम लोग क्या कर रहे हो? सोए नहीं अब तक? सरकार, मैं बस जाने वाला हूँ। जाओ। सुनो, ये छोटी बहू के कमरे में अभी तक बत्ती क्यों चल रही है? जो छोटी बहू रानी अभी तक जगी हुई है, तो हमने सोचा कि उनको कोई जरूरत पड़ जाएगी, इसीलिए हम जगे हुए थे। जाओ सो जाओ। जी सरकार। छोटी बहू रानी, बस रहने दीजिए। देखिए काफी रात हो चुकी है। छोटी बहू रानी, चलिए चलिए सो जाइए। कहाँ ले जा रही है? इसे यहीं छोड़। और तो क्यों मेरे लिए सारी सारी रात जागी रहती है? हाँ, जा जा जाकर सो जा, जा। छोटी बहू रानी, साले साहब आए हैं। अरे भूतनाथ, इतनी रात गए, क्या बात है रे? मैं बाहर हूँ। छोटी बहू, एक बहुत जरूरी बात है, लेकिन आप तो बहुत नशे में हैं, पता नहीं मेरी बात समझ पाएंगे या नहीं। एक बात बताओ, आजकल तो मुझे नशा चढ़ता ही नहीं है रे। देख, मैं तेरे साथ ठीक ठाक बात कर रही हूँ ना? तेरी बातों का जवाब दे रही हूँ कि नहीं? हाँ? चल बता, क्या बात है? नन्हीलाल की पत्नी ने खत लिखा है। उसमें उनका कहना है कि उनके पति नन्हीलाल और नाटू दत्त ने हवेली के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की है। छोटी बहू, अगर ये साजिश... कुछ नहीं होगा भूतनाथ, कुछ नहीं होगा। तू परेशान क्यों होता है? हाँ, जब इन हवेली वालों को अपनी ही चिंता नहीं तो तू क्यों इतनी फिक्र करता है रे? लेकिन छोटी बहू, इस खत... कुछ नहीं होगा भूतनाथ, कुछ नहीं होगा। जा जा, तू भी जाकर सो जा। जा। लेकिन छोटी बहू, इसमें कहा ना, जा। चल जा जा जा।
सो जा जाकर। फिक्र नहीं, दूसरे की दिल में जी चला। क्या बात है सुपवित्र बाबू, आप इस वक्त? हाँ, वो दरअसल माँ ने कहा था कि वापसी में सुविनय बाबू का हाल पूछता हूँ, तभी आ गया। कैसे हैं सुविनय बाबू? अभी तो सो रहे हैं, वैसे ठीक है। लेकिन तुम्हारा हाल कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा। क्यों? मुझे क्या हुआ? कुछ थकी थकी सी लग रही है। वो शायद काम की वजह से। सच कहूं जबा, मैं चाहता हूं कि तुम रानी की तरह रहो। तुम्हें कभी कोई काम ही न करना, तुम्हारा सारा काम दासियां करें। मैं ऐसे सपने नहीं देखती। मैं सपनों की बात नहीं कर रहा, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। एक बार शादी हो जाए, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। ऐसी क्या देख रही? मैं सच कह रहा हूं। अब मैं एक सच कहूं? हाँ, कहो ना। सुपवित्र बाबू, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों के सहारे जीना कोई अच्छी बात नहीं। जो होना होगा वो होकर रहेगा। आपके या मेरे सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अब क्यों नहीं मुस्कुराते? मुझे आप कैसे अच्छे लगते हैं पता है? ए छोटी, छड़ी लेके आ। छोटी, जूते लेके आ। छोटी बहू, मुझे जान बाजार जाना है। जान बाजार। छोड़िए। चलिए, मैं आपके लिए एक जान बना देती हूँ। बहू, मैंने तुमसे कहा था हम शराब नहीं पी। आज पी लेते हैं हम दोनों। इतनी पिएंगे कि हम नशे में चूर अपने सारे गम भुला देंगे। हाँ, लीजिए पीजिए ना, थोड़ी सी तो पीजिए। छोटी। अच्छा, तो फिर मैं पीऊं? हाँ? मैं पी लेती हूँ। हाँ? आप नहीं पी रहे तो? मेरे कहने पर तुमने शराब पीना शुरू की? क्या मेरे कहने पर तुम शराब छोड़ दोगी? शराब छोड़ने? आप कहेंगे तो छोड़ दूंगी। मैं शराब छोड़ दूंगी। लेकिन कल से, मैं कल से छोड़ दूंगी। हाँ, आज मैं आपके हिस्से का भी पी लेती हूँ। आप नहीं पी रहे तो गला सूख रहा है। हाँ, मैं आज पी लेती हूँ। आज खाती हूँ। बड़ी माँ, क्या? कोई आपसे मिलने आई है। कौन? पता नहीं, कह रही है स्वर्णलता जी है। तू जा, जल्दी से उन्हें अंदर ले आ। ठीक है बड़ी माँ। आओ बहन, आओ। कैसी हो बहन? बस ठीक हो। कितने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। लगता है सपना।
कैसे हो? सब कुछ सपना ही लगता है बहन। एक वो समय था जब ये हवेली और मेरा घर दोनों जैसे एक ही थे। बहुओं का आना जाना था, मर्दों का आपस में मिलना था, मगर दुश्मनी की दीवार ऐसे खींची कि दोनों परिवार अलग हो गए। छोड़ो इन बातों को, खड़ी क्यों हो? बैठो ना। हाँ। अब बताओ तुम कैसी हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। लेकिन अचानक तुम इस हवेली में, जरूर कोई ऐसी वैसी बात है। तुमने ठीक समझा बहन। बेटे को समझाया कि इस दुश्मनी को त्याग दे, पर वो जरा भी मानने को तैयार नहीं है। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा, बस तुम्हारी याद आई। एक तुम ही हो जो बरसों से चली आई इस दुश्मनी को खत्म करा सकती हो। देखो बहन, मैं सचमुच चाहती हूँ कि ये दुश्मनी खत्म हो जाए, लेकिन मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? बहन, मजले बाबू तुम्हारे बहुत इज्जत करते हैं। अगर तुम उन्हें समझाओ तो शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। नहीं बहन, मैं मजले को अच्छी तरह जानती हूँ। वो आन के लिए अपनी जान दे देंगे। प्रणाम बड़ी माँ। जीते रहो। आपने हमें याद किया? हाँ मजले, बैठो। आपके सामने बैठना आपकी इज्जत में गुस्ताखी होगी। बड़ों की इज्जत करना तो कोई तुमसे सीखे। ये हमारे खून में है बड़ी माँ। कहिए किस लिए बुला भेजा? मजले, तुम हमें बहुत मानते हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है बड़ी माँ। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। तो फिर मेरी एक बात मानोगे? हुक्म कीजिए बड़ी माँ। तो बरसों से चली आ रही इस दुश्मनी को अब खत्म कर दो मजले। आप किस दुश्मनी की बात कर रही हैं बड़ी माँ? छेनी दत्त और तुम्हारे बीच की। छेनी दत्त? छेनी दत्त तो कब का मर चुका बड़ी माँ। पर दुश्मनी तो अभी भी चल रही है। सांप का बेटा सपोला अभी भी जिंदा है बड़ी माँ। मजले, इस दुश्मनी से कोई फायदा नहीं सिवाय नुकसान और बर्बादी के। दुश्मनी में नुकसान या बर्बादी का नहीं सोचा जाता बड़ी माँ, बल्कि अपनी आन बान और शान को जिंदा रखा जाता है। मगर क्या हम पूछ सकते हैं कि आपको इस दुश्मनी को खत्म करने का ख्याल कैसे आया? स्वर्णलता मेरे पास आई थी। स्वर्णलता यानी छेनी दत्त की पत्नी? वो भी चाहती है कि दुश्मनी का जो बीज बरसों पहले बोया गया था उसे अब जड़ से खत्म कर दिया जाए, और इसी में दोनों खानदान की भलाई है। बड़ी माँ, बरसों पहले दुश्मनी के बोए जाने वाले बीज की जड़ें इतनी फैल चुकी हैं कि इसको आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम चाहो तो ये मुमकिन हो सकता है। आप चाहते हैं कि हम झुक जाएं? नहीं मजले, मैं तुम्हें झुकने को नहीं कह रही। थोड़ा तुम बढ़ो, थोड़ा वो बढ़े। नहीं बड़ी माँ, ना। दुश्मनी के मैदान में दुश्मन से जंग लड़ी जाती है, दुश्मन से दोस्ती का हाथ नहीं मिलाया जाता। अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम हमें बहुत मानते हो। बहुत मानते हैं बड़ी माँ, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। इतनी इज्जत करते हैं कि इज्जत के तराजू के एक पलड़े में अगर आपको बिठाया जाए और दूसरे में ईश्वर को,
तो आपका पलड़ा भारी रहेगा। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं बड़ी माँ, लेकिन आपकी बात मानकर ये नहीं कर सकते कि हम अपने खानदान की नाक कटवा दें। आप हमसे जान मांगिए, हम आपको अपनी जान दे देंगे, लेकिन शान न मांगिएगा बड़ी माँ, वो नहीं दे पाएंगे। मजले तुम समझते क्यों नहीं? इस लड़ाई में तुम दोनों भाई और नन्हे की जान भी जा सकती है, और अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी बोलो? हम आपसे वादा करते हैं बड़ी माँ कि इस खानदानी और जाती दुश्मनी में चाहे हमारी जान चली जाए, मगर नन्हे की जान नहीं जाने देंगे। उसे कुछ नहीं होगा बड़ी माँ। हम इस दुश्मनी में नन्हे को नहीं घसीटेंगे, हम वादा करते हैं। चलते हैं बड़ी माँ। बंसी भैया, मधुसूदन, अरे बंसी भैया, सब कहाँ मर गए? क्या बात है इब्राहिम, हो चिल्ला रहे हो? गजब हो गया मधुसूदन। क्या हो गया? गजब हो गया। बंसी भैया कहाँ है? बंसी भैया तो नहीं है, कहीं काम से गए। बोलो क्या बात है, बोलो ना। मैं बोल अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मधुसूदन, मछली बाबू के पक्की के 2 घोड़ों में से एक घोड़ा मर गया। हाँ मधुसूदन, घोड़ा मर गया? मैं सच कह रहा हूँ मधुसूदन। मैं उसे बच्चे जैसा पाला था मधुसूदन, मेरा बच्चा था। सब कुछ शीशे की तरह साफ है, एक एक पैसे का हिसाब लिख रखा है, अच्छी तरह देख लीजिए। एक बात और बतानी थी, अपना एक घोड़ा मर गया है। तो क्या हुआ, दूसरा घोड़ा आ जाएगा। एक घोड़ा मर गया तो क्या हुआ? विदु सरकार, तुम एक काम करो, एक ऊंची नस्ल का घोड़ा देख कर आओ, हम खुद जाएंगे उसे चुनने। मगर कैसे? खजाने में तो फूटी कौड़ी तक नहीं बची। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो विदु सरकार? खजाने में फूटी कौड़ी नहीं बची? तुम कहोगे और हम मान लेंगे? ऐसा कभी हो सकता है? सरकार, जो कुछ भी था खदान में घुस चुका है और उससे अब तक 1 पैसे की आमदनी नहीं हुई है। विदु सरकार, कोयला निकल रहा है खदान में से, और कोयला निकल रहा तो पैसा भी आ जाएगा, और तुम देखना फिर से हमारे खजाने पैसों से भर जाएंगे। तुम बस एक काम करो, तुम ऊंची नस्ल का घोड़ा देख कर आओ, हम खुद जाएंगे उसे चुनने। भगवान करे ऐसा ही हो। नस्ल विदु सरकार, नस्ल होनी चाहिए। ऊंची नस्ल असली चीज है। मैं चलता हूं सरकार। असली बात नस्ल में है। ऊंची नस्ल ही असली चीज है। पंकज, ये लोग ऐसा बैठा है जैसे मेरा घेराव किया सब मिलकर। देखिए बंसी भैया, मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं कल पक्का काम छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब तू कभी वापस नहीं आने वाला? एकदम नहीं आएंगे। और क्या करेंगे भैया? 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली इन लोगों को, या कभी को नहीं मिली है। अब ऐसे में क्या करेगा कोई? अपने बाल बच्चों को भूखा तो नहीं मारेगा? सुनो मधुसूदन, सुनिए बंसी भैया, सब हमारी तरह नहीं है। अब बात क्यों नहीं समझते? हम खूब समझते हैं, समझे? थोड़ा तुम लोग को पैसा नहीं मिला तो तुम सब हाथ खड़ा कर दिए। अरे तुम लोग का बाप दादा भी इसी हवेली में चाकरी किया है, थोड़ा धीरज रखो। बंसी भैया, हम लोग नमक हराम नहीं है। कब तक हम अपने बाल बच्चों को ठीक रखें?
अच्छा सुनो, ये बात नमक हरामी का नहीं है। अभी अभी कोयला का काम शुरू हुआ है, खदान नया नया चालू हुआ है, कोयला भर भरा के वहां से निकलेगा, फिर पैसा लोगे ना। अरे छोड़ो छोड़ो, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। हाँ ठीक है, तो तुम लोगों ने ये तय कर लिया है कि तुम सब काम छोड़ के चले जाओ? हाँ एकदम तय कर लिया। अच्छा एक बात का जवाब दो, तुम लोगों ने मजले बाबू को जाके बोला है ये बात? मेरा तो हिम्मत नहीं होता है। तो लो, जब हिम्मत नहीं होता तो कैसे जाएगा, कैसे है? चल जा, जाके काम कर जा। चलो चलो भैया, चलो चल, फालतू बात करता है साला। आओ लोचन भैया चलो। लोचन भैया भी कहावत सुना रहे हैं, 9 मन तेल और राधा। अब सुविनय बाबू कहीं दिखाई नहीं दे रहे? सो रहे, जगा दूं? नहीं नहीं, सो रहे हैं तो सोने दो। बहुत दिन बाद है, काम में व्यस्त है। हाँ, वो काम में व्यस्त था। कुछ हवेली की परेशानियां ऐसी आ गई हैं, छोटी नई नौकरी भी लगी है ना, तो उन्होंने इतनी जिम्मेदारियां सर पर दे रखी है कि मैं चाहकर भी अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा हूँ। तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ, सुविनय बाबू के यहाँ मिल नहीं पा रहा हूँ। वैसे मैंने तुम्हारी खबर बीच में सुपवित्र बाबू मिले थे तो पूछी थी। मैंने उनसे पूछा था तुम्हारे बारे में, तुम कैसी हो, लेकिन उन्होंने कहा कि आजकल बहुत गुस्से में रहती हो। ओह, तो तुम्हें आजकल मेरे बारे में सुपवित्र बाबू से पूछना पड़ता है? हाँ? नहीं, नहीं नहीं, वो मिले थे तो मैंने। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही किया तुमने, बिल्कुल सही किया। एक सुपवित्र बाबू ही तो है जो हमेशा मेरी पूछताछ करते रहते हैं। अब मेरे बारे में उनसे अच्छा कौन जान सकता है? उन्हें तो जानना ही होगा, जानना तो पड़ेगा उन्हें, क्योंकि आखिर वे तुम्हारे होने वाले पति हैं। हाँ हाँ, वो तो जान ही जाएंगे। कितने पढ़े लिखे इंसान है वो, एमए पास है, वकालत भी की है और बहुत समझदार भी है। बिना कहीं हर कुछ समझ जाते हैं और भावुक भी है। पता है, जिस तरह मैं तुमसे बात करती हूँ, अगर उनसे करती तो पता नहीं आज तक वो क्या करते। एक बार मैंने उनसे गुस्से से बात की और उसके बाद उन्होंने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। और पता है, फिर मुझे उन्हें बुलाना पड़ा।